राइट हेमिकोलेक्टमी या राइट कोलेक्टमी, ये सर्जरी के बाद रिकवरी कैसा रहता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने कोलन कैंसर के काफ़ी सारे इश्यूज और टॉपिक्स को लेकर डिटेल में चर्चा किया है। अगर आप हमारे चैनल में ये कोलन कैंसर का प्लेलिस्ट देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि राइट कोलेक्टमी क्या होता है, कैसे करते हैं, लेफ़्ट कोलेक्टमी क्या है और कैसे करते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि राइट हेमिकोलेक्टमी ये सर्जरी के बाद रिकवरी कैसा रहता है। ये टॉपिक को हम थोड़े अलग अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि ओवरऑल आपका हॉस्पिटल में कितना दिन तक आपको रुकना पड़ता है, हॉस्पिटल स्टे रहेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिकवर होगा, उसके बाद ओवरऑल फंक्शनैलिटी मतलब आपका रोज़मर्रा के काम काज में आप कब वापस जा सकते हैं और ओवरऑल मतलब कम्प्लीटली नॉर्मल आपको कब महसूस होगा। तो जो राइट हेमिकोलेक्टमी है एक स्टैंडर्ड सर्जरी है। हो सकता है कि ये ओपन तरीके से किया जाए या हो सकता है कि रोबोटिक सर्जरी से किया जाए या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाए। आपका रिकवरी और जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहने वाले हो, किस प्रकार का सर्जरी किया, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जनरली हमारे सेटअप में हमने देखा है कि एक राइट कोलेक्टमी या राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद सर्जरी के दिन को छोड़ के उसके बाद पेशेंट को एटलीस्ट 3 से 6 दिन तक अस्पताल में रुकना पड़ता है। जब हमने रोबोटिक सर्जरी किया है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किया है तो हमने ये देखा है कि रिकवरी थोड़ा जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी। कई सारे दूसरे भी फैक्टर्स रहते हैं जो इस पे असर करते हैं कि पेशेंट के रिकवरी के लिए कितना समय जाने वाला है और कब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना रहता है कि एक तो है कि पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली फंक्शनिंग रहना चाहिए, मतलब वॉमिटिंग नहीं रहना चाहिए, पेशेंट को भूख ठीक तरह लगना चाहिए, जो खाना पेशेंट ले रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए और बावल मूवमेंट्स मतलब मोशन पास होना रेगुलराइज हो गया रहना चाहिए। जो पेन है वो मैनेजेबल मतलब टैबलेट से ये मैनेज करने आना चाहिए और पेशेंट को एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो मोबिलिटी है ये इनको खुद ब खुद मैनेज करने आना चाहिए, तब जाके हम इनको डिस्चार्ज के लायक मानते हैं। यूजुअली इसके लिए 3 से 6 दिन जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिकवर करेगा। यूजुअली कैसा है कि जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद फर्स्ट 1 और 2 डेज मतलब पहले के 1 या 2 दिन सिर्फ हम पेशेंट को लिक्विड पे रखते हैं। पेशेंट का हम रिस्पांस देखते हैं कि कैसे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, वॉमिटिंग है क्या, मतलब वॉमिटिंग का सेंसेशन मतलब उल्टी का सेंसेशन है क्या, पेट भरा भरा लगता है क्या, ये सब देख के धीरे धीरे हम इनको सॉलिड फूड तक लेके आते हैं। तो बाई 3rd डे मतलब तीसरे दिन पे हमारा टारगेट रहता है कि सॉफ्ट डाइट तक पेशेंट पहुँच जाए। और यूजुअली हमने देखा है कि तीसरे या चौथे दिन पे पेशेंट को बावल मूवमेंट भी चालू हो जाता है, मतलब मोशन उनका पास हो जाता है। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनका फंक्शन हो गया और लगभग इनको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े पेशेंट्स में कि वॉमिटिंग परसिस्टेंट रहे, जो पेट में जो फूला फूला से भरा भरा सा जो एहसास है ये भी वैसे ही रहे, मोशन पास ना हो। ये सब कब होता है जब कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि पेशेंट का नरिशमेंट इतना अच्छा नहीं था, बीमारी की वजह से काफ़ी सारा वेट लॉस हुआ है, या बीमारी थोड़ा ज़्यादा था और सर्जरी थोड़ा एक्सटेंसिव रहा है, इसके वजह से हो सकता है। अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है इसके वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट स्मोकर है तो इनमें भी थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का रिकवरी डिले हो सकता है। ठीक इसी तरह जो पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो, और अगर डायबिटीज़ है लॉन्ग स्टैंडिंग, ये सब चीज़ों से भी डाइजेस्टिव सिस्टम के रिकवरी में थोड़े बहुत जो टाइमिंग है आगे पीछे हो सकता है, बट हमें ये सब कंसिडर करके ही आगे बढ़ना रहता है। देन 3rd पॉइंट आता है कि
फंक्शनल रिकवरी या मोबिलिटी, मतलब पेशेंट कैसे कि सर्जरी के बाद वैसे बिस्तर पे रहता है, क्या वो मूव कर सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेशेंट के कंसर्न्स रहते हैं। तो यूजुअली कैसा रहता है कि कोई भी सर्जरी हो, ओपन सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, एक तो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पेन कंट्रोल करना चाहिए। हम अलग अलग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं ये पेन कंट्रोल के लिए। ओपन सर्जरी में हम एपिडुरल कैथेटर्स यूज़ करते हैं, रेक्टस शीथ ब्लॉक यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही साथ सर्जिकल रिकवरी के फेज़ में एडिक्वेट पेन कंट्रोल के लिए इंजेक्शंस, पैचेस वगैरह यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेन कंट्रोल में रहेगा तो पेशेंट इज़ मोर कंफर्टेबल बेड से बाहर आने के लिए और दूसरे एक्टिविटीज़ करने के लिए। यूजुअली हम सर्जरी के पहले दिन से, सर्जरी के बाद वाले पहले दिन से ही पेशेंट को आउट ऑफ द बेड, मतलब बेड से बाहर मोबिलाइज कराते हैं, वॉकिंग शुरू करते हैं, उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, कॉफिंग कैसे करना है ये सिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ पेन को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, ताकि बाय सेकेंड और थर्ड डे तक पेशेंट ना खुद ब खुद बेड से उठे, चलना चालू करे और खुद को मैनेज करे, ताकि जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो एटलीस्ट पेशेंट को अपना जो रोज़मर्रा के जो काम है, जैसे ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, और अपने जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो खुद ब खुद कर सके। तो ये भी हमें 3 से 4 दिन इसमें लगते हैं कि पेशेंट ये हालत तक पहुँचे जहाँ पे खुद ही ये सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो ये हो गया कि सर्जरी के इमीडिएट फेज़ में रिकवरी कैसे होता है। तो ये जब, जैसे मैंने बताए सारे पॉइंट्स सब जब हम कवर करते हैं कि खाना पीना अच्छे से चल रहा है, वॉमिटिंग नहीं है, पेन कंट्रोल में है, बावल मूवमेंट्स अच्छे से, और पेशेंट खुद ब खुद सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो हम इनको डिस्चार्ज के लायक मानते हैं और ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। और डिस्चार्ज के बाद यूजुअली 10वें दिन पे या 10 से 12वें दिन के गैप में हम इनके जो क्लिप्स हैं या स्टिचेस हैं, इनको हम निकालने के लिए वापस बुलाते हैं। सेम टाइम पे जो इनका पैथोलॉजी रिपोर्ट है, जो निकाले गए स्पेसिमेन का रिपोर्ट जो बनता है, इसका भी हम डिस्कशन करके आगे एडिशनल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है क्या, ये हम डिसीजन लेते हैं। तो इसके बावजूद भी दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है कि भले ही पेशेंट का घाव अच्छे से भर रहा है, पेन नहीं है, खाना पीना चल रहा है, तो पेशेंट को कम्प्लीटली नॉर्मल होने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। ये टाइम हो सकता है कि 1 महीने से 2 महीने का भी हो सकता है। तो बोलने का मतलब है कि डिस्चार्ज के बाद भी पेशेंट को खुद का देखभाल करना पड़ेगा, थोड़ा उसको सपोर्ट भी लग सकता है इन द फॉर्म ऑफ के थोड़ा बहुत पेन किलर्स लगेगा, थोड़े बहुत दूसरे दवाइयाँ लग सकती हैं, और इसके साथ साथ कंप्लीट पेशेंट को नॉर्मल होने के लिए 1 से 2 महीने भी जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भले ही मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि रिकवरी हो गया है, बट पेशेंट को अंदर से कम्प्लीटली नॉर्मल फील करके सर्जरी के बारे में भूलने के लिए 1 से 2 महीने जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक जनरल डिस्कशन के राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद रिकवरी कैसा रहता है, कब डिस्चार्ज मिलता है और कंप्लीट रिकवरी कैसे होगा। काफ़ी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं पेशेंट फैक्टर्स को लेकर, ट्यूमर फैक्टर्स को लेकर और हॉस्पिटल पॉलिसीज़ को भी लेकर। वेस्ट में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये राइट हेमिकोलेक्टमी को डे केयर सर्जरी की तरह ट्रीट करते हैं कि पेशेंट सुबह एडमिट होते हैं और शाम को डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो प्लेस्ड अलग अलग जगह के अलग अलग पॉलिसीज़ के हिसाब से भी रिकवरी के टाइम्स अलग हो सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैंसर के प्रति यूज़फुल नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।